हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स की डिटेल एनालिसिस। दोस्तों, इसके पहले मैंने लेक्चर जो बनाई थी उसमें फंडामेंटल राइट्स की फीचर्स और कुछ बेसिक पॉइंट्स जो था वो एक्सप्लेन किया था। और दोस्तों, इसके और भी वीडियोस अपलोड होंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये पूरे संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और दोस्तों, एज ए सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और क्या नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स में दोस्तों पार्ट 3 में है ये, और आर्टिकल 12 से 35 यानी 12 to 35 आर्टिकल्स में ये आता है। आर्टिकल 12 जो है 12 है, इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि स्टेट के बारे में बताया गया है कि कौन सी एजेंसीज, कौन सी गवर्नमेंट, कहाँ तक जो है उसमें स्टेट हम कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि स्टेट ने वैसे किया, स्टेट ने ऐसे किया, तो इसके लिए हमें तो दोस्तों गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो सरकार है और जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड ऑल अदर अथॉरिटीज़ लाइक दोस्तों जैसे कि LIC है, ONGC है। तो गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसीज हो, कोई भी कंपनी हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एजेंसीज चल रही हैं, वो सारी चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट का रोल हो, आप ये समझ लो कि वो सारी चीज़ें स्टेट की डेफिनेशंस में आ जाएंगी। इवन कोई प्राइवेट सेक्टर है और अगर वो भी एज ए गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंटल वो काम कर रहा है, तो वो उस टाइम के लिए स्टेट, उसको हम बोल सकते हैं कि स्टेट की डेफिनेशन में वो आ जाता है। तो दोस्तों, स्टेट का जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन काफ़ी वाइडर सेंस में किया गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली थी कि अगर प्राइवेट बॉडी भी है, कोई एजेंसी है, अगर वो स्टेट के इंस्ट्रूमेंटल भी काम कर रहा है, तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगा अंडर आर्टिकल 12। तो आप याद रखना कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कि द लॉ विच आर इनकन्सिस्टेंट विद द और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वो वॉइड हो जाते हैं। दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो कानून बनाई जाती है, जो लॉ बनाया जाता है, आइए याद रखना कि जो बातें हैं वो किस आर्टिकल के तहत कही गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि जो लॉ है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर वो सही से नहीं मेल खा रहे हैं, ये कहने का मतलब है, तो वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि उसे मान्यता नहीं दी जाएगी और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉ के बारे में बताया गया कि आखिर वो कौन कौन से कानून हैं और किसके द्वारा वो कानून बनाया जाएगा। अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता है, या फिर अगर वो मतलब फंडामेंटल राइट्स के कंपैटिबल नहीं होता है, तो वो वाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है लॉ के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि आखिर ये कौन से लॉ हैं। तो दोस्तों, ये सारे लॉ मतलब पार्लियामेंट बनाए, ठीक है, चाहे स्टेट बनाए। आई होप आपको ये पता है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का काम होता है, लेजिस्लेचर्स का काम होता है कानून बनाना। ठीक है, तो जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट उसे असेंट देते हैं, तब जाके एक कानून बनती है ऑर्डिनरी बिल के थ्रू। और दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट में, हर स्टेट में जो क्या कहते हैं, जो सरकार बनती है, जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो हर स्टेट में अपना वो कानून बनाते हैं, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, और फिर वहाँ पे गवर्नर की असेंट ली जाती है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस चलता है। तो अगर स्टेट में कोई कानून बनाए, या फिर पार्लियामेंट में कोई कानून बनाए, या फिर कोई ऑर्डिनेंस लेके कानून बनाए, जैसे कि ऑर्डिनेंस आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं। अगर कोई भी एक हाउस जो है, अगर वो सेशन में नहीं होता है, तो अगर कोई एक भी हाउस सेशन में नहीं है, तो फिर ऑर्डिनेंस लाके उस चीज़ पे कानून बनाई जाती है, मतलब काम को आसान करने के लिए कि डिले ना हो और ऑर्डिनेंस के थ्रू वो कानून जो है वो जल्दी पास हो जाए, बिल, और एक कानून बन जाए। तो दोस्तों, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी तरह से आप कुछ भी करिए, लाइक कि आप ऑर्डिनेंस लाइए, पार्लियामेंट कानून बनाए, मतलब एग्जीक्यूटिव का कोई रिजोल्यूशन हो। तो दोस्तों, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रही है कुछ बातें कानून की, या फिर कोई लग रहा है कि ये हमारे जो अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 में कह रहा है। तो दोस्तों, आखिर ये रिजेक्ट करने का काम कौन करेगा, है ना? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, और ये सारे जो कानून बनाए जाएंगे, इसको देखेगा कौन कि ये सही है या गलत है। तो दोस्तों, इसे जुडिशरी देखेगी।
जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो हमारा जुडिशरी है, पूरा कोर्ट का सिस्टम है दोस्तों, वो देखेगी कि ये कानून जो है ये फंडामेंटल राइट्स के साथ में मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो दोस्तों अब ये है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट, आपको तो ये लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बात हो गई कि हमने जुडिशरी को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया है। तो दोस्तों हाँ, हमने दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा जुडिशियल रिव्यू का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की गई है। यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन बोला गया है, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का ये गार्जियन है। ठीक है, इसका काम है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम है कि ये देख रेख करे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसका हनन ना हो, सरकार के द्वारा उसका मिसयूज़ ना हो और उसको छीनने की कोशिश ना की जाए। तो दोस्तों इसीलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई है। तो टर्म लॉ इन दिस आर्टिकल, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो लॉ है इस आर्टिकल में, वो कोई भी लॉ हो, अगर आर्टिकल 13 के तहत ये कहा जाता है कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाती है, उसके कोई भी प्रोविजंस, तो वो वहाँ पे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट जो है, यानी अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट, यानी कि ऐसे सारे लोग जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि दोस्तों स्टेट जो है डिनाई नहीं करेगी, किसी भी मना नहीं करेगी किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के नज़र में सब बराबर रहेंगे, कानून के नज़र में कोई भेदभाव नहीं होगा। कहने का मतलब चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो। तो दोस्तों उसमें अगर किसी ने एक कानून की कोई वायलेशन किया है, आपने कोई गलती की है, तो उसके तहत जो भी सज़ा होती है वो सबको दी जाएगी, या फिर उसके अंदर जो भी बातें होंगी वो सब पे एप्लीकेबल होगा। और दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि दोस्तों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये अमेरिका से, हमने यूएसए से ये कॉन्सेप्ट लेकर हम आए थे, और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये हम ब्रिटेन से लेकर आए थे। तो दोस्तों चूँकि ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, बहुत सालों तक उसने इंडिया पे रूल किया है, इंडिया कॉलोनी था उनका, तो इसीलिए उनकी बहुत सारे जो कानून की बातें थी, जो कानून के लॉ थे उनका, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। कुछ बदलाव करके कर लिया है, कुछ हटा दिया है, बट बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर लिया है, जो हमें ठीक लगा वो हमने ले लिया। तो दोस्तों जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, वो रूल ऑफ लॉ का ही एक पार्ट है। रूल ऑफ लॉ AC डाइसी के द्वारा लाई गई थी, और दोस्तों ये UPSC में सवाल पूछा जा चुका है। तो दोस्तों रूल ऑफ लॉ के तहत ही इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। तो दोस्तों आप इतना समझ लो कि अगर जैसे कि UPSC के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, UPSC में है कि जितने बच्चे हैं, अगर वो कट ऑफ क्लियर करेंगे, मान लो कि 100 कट ऑफ है, तो वो 100 कट ऑफ क्लियर करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी का कलर, धर्म, जात कुछ नहीं देखा जाएगा कि वो कहाँ से है। हाँ, अगर आपने 100 मार्क्स लाया है तो आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई बहुत छोटा है, तो कोई भी अगर सबके 100 मार्क्स हैं तो सब सेलेक्ट हो गए। लेकिन दोस्तों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि मान लो कि जो लॉ है वो सबका अलग अलग सर्कमस्टांस है। जैसे कि दोस्तों मान लो कि इसकी अपनी सर्कमस्टांस थी तैयारी करने की, इसने अपने तरीके से किया, इसकी अलग प्रॉब्लम थी, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है ना, सबका एक सिचुएशन नहीं होता है, एक जैसा माहौल नहीं होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिसका जो माहौल है, जैसे कि मान लो दोस्तों कि यहाँ इस रो में हमने एक ऐसा ड्राफ्ट बना दिया, इसमें वो सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा वो फाइनेंशियली वीक फैमिली से हैं, बहुत गरीब हैं। तो इसमें अगर हमने ये बना दिया, तो कहने का मतलब इस वर्ग के लोग जो होंगे, जिसके पास 8 लाख से कम इनकम होगा या 5 लाख से कम इनकम होगा, उसके लिए अलग कानून बनाई जाएगी, और उसको उसी कानून के तहत उनको जज किया जाएगा, फिर वैसे कानून बनेंगे उनके लिए। जो बच्चे बहुत रिच हैं, जिनके करोड़ में टर्नओवर इस घर की होती है, और बहुत बड़े बाप के हैं, मतलब सॉरी अच्छे घर के हैं, तो दोस्तों उसके लिए जो है तो उसके लिए अलग कानून बनाया जाएगा, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आप कैटेगरी एक जैसे माहौल में, एक जैसे सर्कमस्टांस में एक जैसा ट्रीट कीजिए।
जिसका सर्कमस्टांस अलग है उनको अलग ट्रीट किया जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों इक्वालिटी का जो है उसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों जो गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर हैं और जो प्रेसिडेंट है, मतलब आर्टिकल अगर 361 की बात करूँ मैं, देखो दोस्तों अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं लाइक 12 से 35 अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उसके पैरेलली जो मैं और समझाने की कोशिश करूँगी तो उसमें दूसरे आर्टिकल्स भी साथ में इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ना, तो दूसरे आर्टिकल्स भी आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों आर्टिकल 361 के तहत जो गवर्नर है और प्रेसिडेंट है उनको एक्सेप्शन दी गई है कि जैसे कि ये अगर अगर ये ऑफिस ड्यूटी में है और इनसे कुछ गलती होती है, लाइक अगर ये कोई क्राइम जैसी चीज़ें भी करते हैं, तो इनको जो है इनको जेल नहीं होती है ना, इन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है इनका अपना कुछ पर्सनल डिसीजन नहीं होता है। ये जो भी करते हैं ये कैबिनेट के डिसीजंस पे क्या करते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉमिनल हेड होते हैं, तो इनके पास रियल पावर है ही नहीं। तो अगर इनके द्वारा कोई भी ऑफिशियल डिसीजन लिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इनको कहा गया है वो लेने के लिए। तो इसीलिए अगर ये कुछ कुछ भी करते हैं ऑफिशियल ड्यूटी ऑफिशियल टाइम पे, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी कि इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पे इन पे ये लागू नहीं होता है। और दोस्तों और भी चीज़ें हैं, जैसे कि गवर्नर है, जो प्रेसिडेंट है, वैसे ही जो भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वो भी इन पे लागू नहीं होता है। और दोस्तों पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, जो प्रोसीडिंग्स में किसी भी कोर्ट में हैं, तो उन पे भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें का वो नहीं होता, जैसे कि राइट टू स्पीक। जैसे कि पार्लियामेंट में कोई कुछ कह रहा है तो इंडिपेंडेंट होकर उसे कहना पड़ता है। तो अगर उसने वहाँ पे कोई ऐसी वैसी बातें कह दी तो ऐसा नहीं है कि उन पर कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी और उन पर जेल हो जाएगा उनको, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे उनके पास ये एक्सेप्शन है कि वो वहाँ पे वो मिनिस्टर है, तो उनको इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो फ्रीली वहाँ पे बात अपनी रख पाएँ। और दोस्तों जो फॉरेन सॉवरेन रूलर्स होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, तो उनको भी दोस्तों हमने क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से अलग रखते हैं। मान लो कोई डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें क्या पता हमारे कंट्री के बारे में, तो वो तो हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स हैं एज रहते हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, तो दोस्तों उनके लिए अलग अलग कानून बनाई गई है, वो सारी चीज़ें अलग है। फंडामेंटल राइट्स के तहत जो आर्टिकल 14 के तहत ये बातें बोली गई है, ये एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, ये फॉरेनर्स पे भी, मतलब फॉरेन डिप्लोमेट्स पे भी और एम्बेसडर्स पे भी लागू होता है। एक्सेप्शंस हैं, उन पे ये चीज़ें लागू नहीं होती है। यानी हमने देखा कि एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ है। एक्सेप्शंस है प्रेसिडेंट, एक्सेप्शन है गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज जो हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं, और फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, उन पे ये चीज़ें नहीं होती। और जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी एजेंसी है, उनको भी कंप्लीट इम्यूनिटी दी जाती है, यानी कि उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस एक्सेप्शन में वो भी आते हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल 14 था और काफ़ी ब्रॉड है ये, तो आप इसको भी देख लेना। दोस्तों अगला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन, दोस्तों कहने का ये मतलब है कि ये सर्टेन ग्राउंड्स क्या है। तो ये सर्टेन ग्राउंड्स जो है कि मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों निगेटिव सेंस में यूज़ होता है, यानी कि भेदभाव करना। तो किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है, मनाही है। कौन से ग्राउंड्स पे, यानी दोस्तों सर्टेन ग्राउंड्स। ये नहीं बोला गया है कि सारे ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन कुछ सर्टेन ग्राउंड्स फिक्स कर दिया है कि इसके बेसिस पे तो आप बिल्कुल भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसमें है रेस, रिलीजन, ठीक है, रेस है, रिलीजन है, कास्ट है, जात है, धर्म है, प्लेस ऑफ बर्थ है और सेक्स है, लाइक कि मेल और फीमेल। तो इन सब चीज़ें देख के आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो किसी को एग्ज़ाम देना है, कोई सरकारी नौकरी लेनी है, और उसमें ये बोल दिया जाए कि इसमें जो है इस धर्म के लोग ही जो है वो बस एग्ज़ाम दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, या फिर उसमें ये बोल दिया जाए कि इसमें बस लड़कियां एग्ज़ाम दे सकती हैं, लड़के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। दोस्तों ये एक्सेप्शन होता है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ऐसे आई थिंक जॉब आते हैं, बट एक जनरल क्राइटेरिया पे कोई ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकता कि बस ये लड़कों के लिए एग्ज़ाम है, लड़कियों के लिए नहीं है, ये बस इस धर्म के लिए, इस जात के लोग के लिए है, ऐसा नहीं होता है। संविधान में हमारे इस पर साफ मनाही है, प्रोहिबिशन है, मनाही है कि आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन इस ग्राउंड पे नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप याद रखना कि ये जो ग्राउंड है ये है
5 रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। कहने का ये मतलब है कि ओनली यहाँ पे होगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स ओनली। तो यानी डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली मतलब कि दोस्तों इसी ग्राउंड्स पे, इस 5 ग्राउंड पे, धर्म, जाति, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे बेसिस पे बिल्कुल आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मान लो कि लड़कियों को रिजर्वेशन दी जाती है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ है ना, इक्वालिटी कहाँ है। तो अगर इक्वालिटी और लिबर्टी लाने के लिए, जस्टिस लाने के लिए सोसाइटी में दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन कुछ कुछ ग्राउंड्स पे करना पड़ता है, प्रिविलेजेस देना पड़ता है किसी पर्टिकुलर वल्नरेबल सोसाइटी को। जैसे कि हम फिजिकली डिजेबल्ड पीपल जो हैं उनको हम कोटा देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। तो दोस्तों जनरल ग्राउंड पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है। तो एक्सेप्शन में क्या होगा, वही रिजर्वेशन जो होता है, लाइक ओबीसी रिजर्वेशन है, अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, और क्या है, एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है। तो ये सब एक्सेप्शंस आते हैं आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट आर्टिकल 16। दोस्तों आर्टिकल 16 ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 14 में कि कानून के नज़र में सब बराबर, फिर हमने आर्टिकल 15 में देखा कि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं की जाएगी धर्म, जाति, जगह और सेक्स के आधार पे। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो नौकरी है, अपॉर्चुनिटीज़ है नौकरी की, एम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। दोस्तों यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। ये नहीं बोला जा रहा है कि सबको बराबर की नौकरी दी जाएगी, यहाँ पे सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। यानी कि कोई अगर 50 वैकेंसी आई है तो उसमें सबको मौका है कि वो सारे लोग भर सकते हैं वैकेंसी। ठीक है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली। दोस्तों यहाँ भी बातें की गई है कि आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के नाम पे के ग्राउंड्स पे आपको भेदभाव नहीं करना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। दोस्तों आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में एक छोटा सा डिफरेंस है, वहाँ पे रेसिडेंस नहीं था और यहाँ पे रेसिडेंस है। तो आप ये ध्यान देना कि वहाँ भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ था, और यहाँ बस एक एडिशनल हो गया रेसिडेंस। यानी कि मान लो जहाँ पे आपका घर होता है, आप नॉर्मली जहाँ रहते हैं, तो जैसे कि होता है ना कि कोई वैकेंसी आई है, कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब आया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बोला जाता है कि बस ये यूपी के लोग ही इस एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिहार के लोग ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं बस। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा जो स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर मान लो कि यूपी का है, तो वो किसी भी स्टेट का, मतलब किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स उसे भर सकते हैं, दे सकते हैं वो एग्ज़ाम। बिहार का है तो कोई भी दे सकता है ना। तो इसीलिए रेसिडेंस के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होता है, तो ये एक्सेप्शन होता है, लाइक अगर पार्लियामेंट ने कोई बात कही है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि बस यूपी के लोग ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो वो एक्सेप्शन होता है। बाकी जनरल ग्राउंड पे दोस्तों एक्सेप्शन फंडामेंटल राइट्स के हर प्रोविजंस में है, हर जगह होती है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। लेकिन जनरल लेवल की अगर हम बात करें तो जनरल लेवल पे ये सब चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं आर्टिकल 17। दोस्तों आर्टिकल 17 ये कहता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी किसी भी तरीके से नहीं होगी। यानी कि अगर आप मान लो कि, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर लोग, अगर वो किसी भी तरीके से आप अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करते हैं, या फिर आप बहुत बड़े फिलोसोफर हैं और आप अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो भी ये गलत है। इवन इस पे क्या है, इस पे पेनाल्टी और पनिशमेंट है। अनटचेबिलिटी अबॉलिशन मतलब हर तरीके से अबॉलिशन, थ्योरी में, कहानी में, प्रैक्टिस में, जस्टिफिकेशन में, कहीं से भी आपको अनटचेबिलिटी नहीं करना, दिखाना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि कानून बनाए जाते हैं। अनटचेबिलिटी के लिए कानून बनाया गया, जो पहला कानून बनाया गया था वो था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। उसको दोस्तों बाद में रीनेम किया गया था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसको 1976 में इसी को रीनेम करके 1955 वाले को रीनेम किया जाता है 1976 में, और बोला जाता है सिविल राइट्स एक्ट 1955। यानी कि अगर आप किसी भी
किसी भी लोग को, मतलब अगर किसी का CST है, अगर कोई ऐसे लोअर बैकग्राउंड से हैं, अगर उनको आप ऐसे कुछ फालतू कहते हो या फिर आप उनको परेशान करते हैं, तो दोस्तों आपको इस कानून के तहत आपको पेनल्टी और कुछ साल की पनिशमेंट भी, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी हो सकती है। तो काफ़ी सही है ये चीज़। और दोस्तों, नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अनटचेबिलिटी का क्या मतलब होता है, अनटचेबल्स कौन है, SC ST कौन है, OBC कौन है। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और हमारे ये एग्जीक्यूटिव जो है, ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। हाँ, यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन जरूर दी थी, एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन बस दी थी, और किसी चीज़ के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि और अनटचेबिलिटी में क्या क्या एग्जाम्पल, जैसे कि आप समझने की कोशिश करो। जैसे कि आप मंदिर में किसी की एंट्री बंद कर रहे हो, ठीक है, आप किसी पब्लिक प्लेस पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं आने दे रहे हो, या फिर आप हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, होटल्स में, जो पब्लिक बेनिफिट के लिए, जो नॉर्मल है, कोई भी आ सकता है, तो उसमें आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन से या फिर SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी अगर एंट्री आप बैन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अनटचेबिलिटी में ही आएंगी, और ये सारी चीज़ें जो है वो पेनल्टी और पनिशमेंट के तहत आती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, यानी कि आर्टिकल 18 से लेके और भी जितने आर्टिकल्स होंगे वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंडामेंटल राइट्स पे अभी 2-3 वीडियोस और अपलोड होंगे, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।